यह कोविड नहीं था, यह इससे भी बदतर था। 1918 में दुनिया ने एक ऐसी महामारी का सामना किया जिसे कोई याद रखना नहीं चाहता। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में मानवता को लगता था कि वह प्रगति, प्रौद्योगिकी और आशा के आधुनिक युग में कदम रख रही है। शहर बढ़ रहे थे, यात्रा तेज हो रही थी और चिकित्सा विज्ञान सुधर रहा था। फिर भी एक चुपचाप दुश्मन पहले से ही दुनिया को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा था। यह हथियारों वाली सेना नहीं थी, यह सैनिकों वाली राष्ट्र नहीं था, यह बस एक वायरस था। एक ऐसा वायरस जो बाद में स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी मानव इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक है। इसने वैश्विक आबादी के लगभग 1/3 को संक्रमित किया और अनुमानित 50 से 100 मिलियन लोगों की मौत कर दी। इसे दृष्टिकोण में रखने के लिए इसने प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक जानें ली। फिर भी लंबे समय तक यह एक भूली हुई आपदा बनी रही जो उसी समय हो रहे युद्ध की छाया में दब गई। इस वायरस की शुरुआत स्पेन में नहीं हुई। इसका नाम इस तथ्य से आया कि स्पेन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ होने के कारण के पास स्वतंत्र प्रेस था। स्पेनिश अखबारों ने प्रकोप की खुलकर रिपोर्ट की, जबकि अन्य देशों ने युद्ध के दौरान मनोबल बनाए रखने के लिए इसे गुप्त रखा। इसलिए दुनिया को लगा कि स्पेन रोग का मुख्य केंद्र था, भले ही फ्लू पहले से ही हर जगह फैल चुका था। वैज्ञानिक अभी भी बहस करते हैं कि वायरस की उत्पत्ति कहां हुई। कुछ को लगता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कंसास में एक फार्म से आया। अन्य को लगता है कि यह उत्तरी फ्रांस, चीन या ब्रिटिश सैन्य ठिकानों में उभरा। जहां भी यह शुरू हुआ, एक बात स्पष्ट थी, 1918 की दुनिया इसके फैलाव के लिए आदर्श वातावरण थी। लाखों सैनिक तंग शिविरों और खाइयों में रह रहे थे, देश से देश घूम रहे थे, अनजाने में वायरस को साथ ले जा रहे थे। युद्ध ने अराजकता, भय और विनाश पैदा किया और उस अराजकता में फ्लू को अपना अवसर मिल गया। स्पेनिश फ्लू 3 लहरों में आया। पहली लहर 1918 की शुरुआत में शुरू हुई। यह तेजी से फैली लेकिन हल्की लगी। लोग बीमार पड़ते, बुखार चढ़ता, थकान होती, लेकिन अधिकांश जीवित बच जाते। अखबारों ने इसे मौसमी फ्लू कहा और इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। लोग अपनी दैनिक जिंदगी जारी रखते रहे, काम चलता रहा और सैनिक लड़ते रहे। फिर दूसरी लहर 1918 के अंत में आ गई। इस लहर ने सब कुछ बदल दिया। वायरस उत्परिवर्तित हो गया और घातक शक्ति के साथ लौट आया। मृत्यु दर फट पड़ी। लोग सुबह स्वस्थ महसूस करके उठते और शाम तक सांस के लिए लड़ रहे होते। कुछ लक्षण दिखने के 24 घंटों के अंदर मर जाते। डॉक्टर और नर्स असहाय थे। अस्पताल मरीजों से भर गए। लोग फर्श पर लेटे बेड का इंतजार करते रहे जो कभी नहीं आए। असामान्य लक्षणों ने चिकित्सा समुदाय को डरा दिया। पीड़ित ऑक्सीजन की कमी से नीले या बैंगनी पड़ने लगते। उनके फेफड़े तेजी से तरल से भर जाते। युवा वयस्क, खासकर 20 से 40 साल की उम्र के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यह चौंकाने वाला था क्योंकि सामान्यतः फ्लू बहुत छोटे या बुजुर्गों को प्रभावित करता है। स्पेनिश फ्लू ने सबसे मजबूत और स्वस्थ को पहले मारा। वैज्ञानिकों ने बाद में कारण खोजा। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत हिंसक प्रतिक्रिया देती, जिससे अब साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से जाना जाने वाला होता, जहां शरीर की रक्षा प्रणाली ही खतरा बन जाती है। मौतों की संख्या ट्रैक करना असंभव हो गया। मोर्चरी में जगह खत्म हो गई। ताबूत दुर्लभ हो गए। कई शहरों में सामूहिक कब्रें खोदी गईं। शवों को घोड़ों वाले गाड़ियों पर कचरे की तरह इकट्ठा किया जाता। समुदायों को अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा न होने को कहा गया। लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई भी न दे पाए। दुनिया भर के शहरों ने सख्त उपाय लगाए। स्कूल, थिएटर और सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित कर दी गईं। मास्क अनिवार्य हो गए। मास्क पहनो या जेल जाओ, यह नारा कई अमेरिकी शहरों में दिखा। अखबारों ने घर पर मास्क बनाने के मार्गदर्शक प्रकाशित किए। फिर भी भ्रम और गलत सूचना बनी रही। कुछ लोग नियमों का पालन करने से इनकार कर देते। अन्य को लगता कि फ्लू सिर्फ अफवाह या साजिश है। कई अजीब घरेलू उपचारों की ओर मुड़े, जैसे प्याज, व्हिस्की, लहसुन की मालाएं और सिगरेट पीना, सोचते कि सिगरेट का धुआं वायरस को मार देगा। डॉक्टर थक चुके थे। नर्सें दिन रात काम करती, कई दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद मर गईं। उस समय का चिकित्सा ज्ञान सीमित था।
कोई एंटीवायरल दवाएं नहीं, कोई टीके नहीं, और फ्लू के बाद आने वाली बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं। वायरस को समझना भी विज्ञान के लिए नया था। पहला सच्चा वायरस कुछ दशक पहले ही खोजा गया था। जैसे जैसे वायरस महाद्वीपों में फैला, यह सीमाओं, नस्ल, धर्म या वर्ग की परवाह नहीं करता। नेता, सैनिक, किसान, शिक्षक, अभिनेता और बच्चे सभी प्रभावित हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को पेरिस में शांति वार्ता के दौरान संक्रमण हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी कमजोर स्वास्थ्य ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाली वार्ताओं का कोर्स बदल दिया। भारत ने सबसे भयानक त्रासदियों में से एक का अनुभव किया। यहां अकेले 12 से 18 मिलियन लोग मर गए। गंगा के किनारे चिताएं नॉनस्टॉप जलती रहीं। लोग ट्रेनों और गांवों में चिकित्सा मदद के बिना मरते रहे। महात्मा गांधी को संक्रमण हुआ, लेकिन वे बच गए। आपदा का आघात ब्रिटिश शासन के तहत पहले से पीड़ित भारतीयों में गुस्सा और हताशा को बढ़ावा दिया। कई इतिहासकार इस महामारी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते वेग से जोड़ते हैं। ईरान में आबादी का 20% तक मर गया। अलास्का और दूरस्थ प्रशांत द्वीपों में पूरी समुदाय गायब हो गए। वायरस आर्कटिक और अमेजन के जंगलों तक पहुंच गया। दुनिया का कोई कोना अप्रभावित नहीं रहा। दैनिक जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। लोग बाहर कदम रखने से डरते। हर कोई हर किसी पर शक करता। सार्वजनिक रूप से खांसना शर्मनाक हो गया। अखबारों ने लोगों को हाथ न मिलाने की सलाह दी। बच्चे अकेले घर के अंदर खेलते। कई परिवारों ने एक के बाद एक कई सदस्य खोए। घरों में सन्नाटा युद्ध के किसी भी विस्फोट से ज्यादा तेज था। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत तत्काल शांति नहीं लाया। घर लौटते सैनिकों ने वायरस को अपने परिवारों तक पहुंचा दिया। विजय के उत्सव सुपर स्प्रेडर घटनाएं बन गए। फ्लू तब भी रेज कर रहा था जब लोग पीड़ा के अंत का जश्न मना रहे थे, अनजाने में कि इससे बड़ी पीड़ा पहले ही उनके साथ घर आ चुकी थी। तीसरी लहर 1919 की शुरुआत में शुरू हुई। यह दूसरी लहर से कम घातक थी, लेकिन पहली से ज्यादा खतरनाक। लोग प्रतिबंधों से थक चुके थे और स्वास्थ्य चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते। सरकारें युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पर ज्यादा केंद्रित थीं। अंततः वायरस 1919 की गर्मियों तक फीका पड़ गया। यह इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि मनुष्यों ने इसे हराया, बल्कि वायरस कम खतरनाक रूप में उत्परिवर्तित हो गया और कई वर्षों तक मौसमी फ्लू के रूप में जारी रहा। जब तूफान गुजर गया, दुनिया ने अपनी मृतकों की गिनती की। 1918-1919 में लगभग उतने ही लोग मरे जितने 14वीं सदी के ब्लैक डेथ में। फिर भी युद्ध नायकों के लिए बने भव्य स्मारकों के विपरीत स्पेनिश फ्लू के पीड़ितों के लिए बहुत कम स्मारक बने। कई देशों ने इतिहास के इस अध्याय को भूल जाना चुना। महामारी के बारे में बात करना उस समय निराशाजनक लगता, जब लोग अपनी जिंदगियां फिर से बनाना और युद्ध में विजय का जश्न मनाना चाहते थे। हालांकि स्पेनिश फ्लू ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वास्थ्य प्रणालियां सुधरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग स्थापित हुए, देशों ने रोगों को ट्रैक करना शुरू किया, चिकित्सा और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शुरू हुआ। वैज्ञानिकों को वायरसों के बारे में मूल्यवान ज्ञान मिला, जो बाद में टीकों के निर्माण में मदद करेगा। स्वच्छता, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के महत्व को व्यापक रूप से मान्यता मिली। महामारियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने ही उन्नत क्यों न बन जाएं, हम एक ही कमजोरी साझा करते हैं। एक सूक्ष्म जीव मानव शक्ति और गर्व को चुनौती दे सकता है। हमने सीखा कि युद्धों को रोका जा सकता है, सीमाएं बंद की जा सकती हैं, लेकिन वायरस को पासपोर्ट की जरूरत नहीं। यह चुपचाप घूमता है, हर हाथ मिलाने, हर सांस, हर लापरवाह पल में नए मेजबान ढूंढता है। 100 साल से ज्यादा बाद मानवता ने फिर से वैश्विक महामारी का सामना किया। कोविड-19 ने 1918 की यादें ताजा कर दी। घबराहट, लॉकडाउन, मास्क, अनिश्चितता, भरे हुए अस्पताल, दुनिया फिर से भय में एकजुट। इस बार हमारे पास बेहतर विज्ञान, बेहतर प्रौद्योगिकी और तेज संचार था, फिर भी संघर्ष परिचित लगा। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन अक्सर तुकबंदी करता है। 1918 का स्पेनिश फ्लू सिर्फ चिकित्सा कहानी नहीं है, यह मानवीय कहानी है।
हानि, साहस और जीवित रहने की कहानी। बिना सोए काम करने वाले डॉक्टरों, कल के बारे में न जानते हुए प्रार्थना करने वाले परिवारों और समाजों की कहानी जो सीखते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अदृश्य होता है। जब हम इस भूली हुई महामारी को याद करते हैं, पीड़ितों को आंकड़ों से ज्यादा हकदार हैं। हर संख्या एक व्यक्ति था जिसमें सपने, हंसी, रिश्ते और आशा से भरी जिंदगी थी। उनकी त्रासदी ने मानवता को मूल्यवान सबक सिखाए। उन्हें देने वाला सबसे बड़ा सम्मान यह है कि हम जो हुआ उसे कभी न भूलें और भविष्य जो भी लाए उसके लिए तैयार रहें। वायरस फिर आ सकते हैं, महामारियां फिर उठ सकती हैं, फिर भी अगर हम 1918 की बुद्धिमत्ता साथ रखें तो हम अगली लड़ाई को अंधेरे में नहीं लड़ेंगे। स्पेनिश फ्लू की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि मानवीय लचीलापन किसी भी रोग से मजबूत है। सबसे अंधेरे पलों में मानवता फिर भी जीवित रहने, फिर से निर्माण करने और फिर से उठने का रास्ता ढूंढ लेती है। सब्सक्राइब।